गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। वैसे सर्दी में वाकई दिन का आगाज थोड़ा सा लेट हो रहा होता है, मुश्किल भी हो रहा होता है। लेट तो मैं ये नहीं कहूँगी आगाज हो रहा होता, क्योंकि जिन्होंने काम पे जाना उन्होंने काम पे जाना है। टाइमिंग्स कोई बच्चों के स्कूल की थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बट ऑफिस टाइमिंग्स भी वही होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मुश्किल तरीन होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें जो आपने कहा ना स्कूल की टाइमिंग को देखें ना, जैसे पंजाब में हम देखते हैं कि अब स्कूल टाइमिंग को चेंज किया गया और बच्चे थोड़ा सा लेट स्कूल जाते हैं जस्ट बिकॉज के स्मॉग की सूरत हाल को देखते हुए उसको मैनेज करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए उसमें ये एक स्टेप है। अदरवाइज चूँकि मैं लाहौर गया सबीन और मैंने वहाँ पे देखा जिस तरह वहाँ पे मार्केट्स को जल्दी बंद किया जाता है जस्ट बिकॉज कि रात के वक्त या शाम के वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो और आहिस्ता आहिस्ता स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं हम देख रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट भी नज़र आया है वहाँ पर। लेट्स सी कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, जो कि जैसे जैसे हम दिसंबर की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं कि स्मॉग की तरफ चीज़ें बढ़ रही होती हैं, स्टेप्स अपनी तरफ, लेकिन कुछ हमारी अपनी आदत भी हैं जिन्हें हमने बदलना है। हम सोच रहे हैं वो अब तो मार्केट बंद हो गई, अब क्या करेंगे, नहीं होनी चाहिए मार्केट बंद जी, हमें जाना है, इस वक्त हम फ्री होते हैं, रौनक होनी चाहिए। हाँ, लेकिन द पॉइंट इज कि हम अपनी आदत क्यों नहीं बदल रहे, समझते हुए कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, इसको मैनेज करने के लिए हमें अपनी आदत पर काम करना होगा। ये हम शादी सीजन पे भी अगर देखें सबीन, क्योंकि आजकल शादी सीजन है, बहुत सी शादियां हो रही हैं, लेकिन 10 बजे तो हॉल्स बंद हो जाते हैं। नो मैटर व्हाट, वो 15 मिनट पहले वो लाइट्स ऑफ करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं पर नहीं भी हो रही होती। अच्छा, जहाँ पर वो कहते हैं जी हमारा फलाना लिंक है तो हमने कॉल करवा दी है तो 12-1 बजे तक भी कोई आपको तंग नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। खैर ये ठीक है, ये बहुत कम जगह पर होता है। हाँ, बड़े कम केसेस है ना। लेकिन सभी आप ये देखें अगर वो 10 बजे का टाइम है हॉल का, उसमें भी हो ये रहा होता है कि अगर बारात ने पहुंचना है लेट्स से 7-7:30 तो वो भी 9 बजे पहुंच रहे होते हैं। और अगर वलीमा है और फैमिली जो लड़की की होती है उन्हें आना होता है तो वो भी लेट आते हैं। मैं लेट आने वाला ना एक अजीब ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे, और इसको ये समझा जाता है कि जैसे बड़े कोई अगर हम जल्दी चले जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी और समथिंग लाइक दैट। हमारे दिमागों में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है और समहाउ हमें ये होता है कि शादियों पे तो बस लेट ही जाना है, मतलब लेट देर से आने वाले की बात कर रही हूँ, लेटने की बात नहीं करी, बट ऑफ कोर्स एनी हाउ। नहीं लेकिन ये अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है इसमें। लेकिन एक चीज़ और भी है, मुझे लगता है कि आदत भी बन चुकी है, यानी ये नहीं कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं लेट जाऊं। नहीं तो जो गेस्ट आते हैं, आपको याद है हम एक दोस्त की शादी पे गए थे, मेरे साथ तो बहुत दफा हो चुका है। आपके साथ तो होना भी चाहिए। आप जितने आप पंक्चुअल है ना, कहीं पे आप शोएब को बुलाएंगे या शोएब उस टाइम पे पहुंचेंगे या उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि होस्ट नहीं पहुंचा हुआ होता और गेस्ट जो है वो पहले आए होते हैं। बट हम एक शादी पे गए थे और लिटरली जब मैं उसमें वहाँ पर पहुंचे तो उनके घर वालों में से भी कोई नहीं आया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता घर वाले आना शुरू हुए और उन्होंने हमें वेलकम क्या हम शर्मिंदगी के मारे वहाँ से निकल गए और मतलब हमें समझना है कि हमने करना क्या है। सो वाकई, और उसकी भी बहुत देर के बाद जो लड़के वाले थे वो नहीं पहुंचे थे। तो अब मेरे साथ ये हुआ 2 दिन पहले गया, मुझे शादी पे जाना था पाकपतन। तो मैंने दोस्त से पूछा कि अच्छा मैं कितने बजे पहुंचूं, उसने कहा कि बस तुम यूँ करना 7 बजे तक पहुंच जाना सीधा हॉल में, क्योंकि हम सब हॉल में ही होंगे। मैंने कहा ओके। सो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ट्रैवल प्लान किया और मैं सीधा पहुंचा पाकपतन। 6:50 पे मैं हॉल में एंटर हो गया। लाइट्स ऑफ थी, कोई भी नहीं आया हुआ था। मैंने कॉल की तो उसने कहा 2 मिनट में पहुंच गया। तो वो फिर मेरे बाद दोस्त आया और उसके बाद फिर सारी फैमिली आई और इस तरह से वो शादी का आगाज तो हुआ ना। गेस व्हाट के वो वलीमा का फंक्शन था। तो लड़की वाले कितने बजे पहुंचे सबीन? 10 बजे हॉल का टाइम बंद होता है। 10 बजे वो एंटर हो रहे थे, फिर मैं निकल रहा था। सो दैट्स हाउ इट इज, क्योंकि मुझे वापस ट्रैवल करना अच्छा होना ये चाहिए कि जो तैयार ना हुआ हो ना घर में उसको बस छोड़ के आ जाए। नहीं ऐसा मुश्किल हो जाता है। एक कोई गाड़ी ऐसे रखें जो कि एंड में किसी को ले आए, सो दैट सब लेट ना हो। एक इंप्रेशन भी होता है, सब आपके गेस्ट भी होते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है इस हिसाब से, क्योंकि एक इंप्रेशन लेके जाते हैं। जिस तरह देखें उस शादी का जिक्र हम आज तक कर रहे होते हैं कि उस शादी पे ये हुआ था, तो आपके गेस्ट अगर आप उनको इन्वाइट करते हैं, मेहमान होते हैं। सो उनकी कदर करनी चाहिए, उनके वक्त की कदर करनी चाहिए। आपका इवेंट यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो इम्पॉर्टेंट उन लोगों से ही बन रहा है जिनको आपने इनवाइट किया है। सो आपको उनके वक्त की कदर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए कि आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, यू डोंट नो कि आपके गेस्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को कनेक्ट हम उसी चीज़ से करेंगे। एक तो देर से आना चले, हमारा टॉपिक ये हमेशा बन ही जाता है, बट पॉइंट ये है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जो टाइमिंग्स
प्रोटोकॉल्स के हिसाब से रखी Just गई follow हैं, that. उनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो हम हर साल कहते हैं ना ये क्यों हो रहा है, गर्मी ज़्यादा होगी या सर्दी ज़्यादा होगी या बारिशें कम होगी या बारिशें ज़्यादा होगी हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये इतनी सारी बातें हम बड़े कैजुअल वे में कर रहे होते हैं, बट इसके पीछे ये सारी चीज़ें होती हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे हम किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम कर सकते और हैं। जिस पे कर सकते हैं काम उस पर हमें लाजमी करना है। आज हम इस पर डिटेल से आगे चलकर बात भी करेंगे, लेकिन जो आदत हम बात करें वो बदलना बड़ा आसान है। जो रीजंस होते हैं उस पर काम करना चाहिए, जिसमें से फॉर एग्जांपल आप अगर कहें जी मैं इसलिए लेट हो गया चूंकि मेरे कपड़े प्रेस नहीं थे, तो भैया पहले प्रेस करने थे ना, मेरे शूज़ पॉलिश नहीं थे, भैया पहले पॉलिश करने थे। सो आपको पहले से रेडी होना होता है। आपने ज़रूरी है कि हर काम आखिरी मिनट के लिए छोड़ना है, तो फिर तो आप लेट There is no होंगे। excuse. या देयर शुड बी नो एक्सक्यूज। एनीवेज जी बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं खुश आमदीद। जो ब्रेक में हम बात करते हैं हम कतन आपको आज नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये वादा रहा कल शो की ओपनिंग में बताएंगे। ये ठीक है? ओके ठीक है, चले एक फिर नई कल टर्म के है। लिए आप फिर जुड़े रहे हमारे साथ ये जानने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने एक टर्म इजाद की है जिसपे हम सब हंस रहे थे और अचानक से हम ऑन एयर भी चलो आ बता ही गए। देते हैं फिर, अच्छा अभी या कल, चलिए अभी बता देते हैं, कल शायद उसका इतना चार्म ना रहे। बल्कि एक काम करते हैं, टर्म हम यूज करते हैं, लोगों से इसकी राय लेते हैं, कल इस पर बात करेंगे। ये आप टर्म बता दें, कॉइन आप की है नहीं सबीन ने, मैंने नहीं की। तुमने की है कॉइन। व्हाट वाज दैट टर्म? एक होते हैं जो लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं, Okay. सो वो अलग होते हैं, मतलब उनका आपको पता होता है कि ठीक है ये फ्रॉड कर रहे हैं, आपको आइडिया होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके साथ ऐसे फ्रॉड कर रहे होते हैं पैसों का कि आपको लिटरली समझ ही नहीं आती कि ये सच बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, और ज़्यादातर आपको लगता है ये सच बोल रहे हैं अनटिल अनलेस वो डेट करीब नहीं आ जाती जब उन्होंने आपके पैसे देने होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल फ्रॉडिया। तो ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं, दे नो कि इन्होंने किस तरीके से ट्रैप करना है, आपके माइंड के साथ प्ले करना है, और किस तरीके से आपको लारा लगाना है कि एक और वीक गुजर गए, एक और वीक गुजर जाए, समहाउ ये आपको पैसे दे भी देंगे, इवेंचुअली आपको पैसे मिल भी जाएंगे अगर आप थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती करेंगे। बट ये क्या बहाने करने की उनको इतनी उनके अंदर सलाहियत होती है इस तरीके की कि वो झूठ भी इस तरीके से बोलते हैं कि आपको लगता है कि वो इनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है। सो ये एक टर्म इन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है और वो होती है प्रोफेशनल फ्रॉडिया। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई प्रोफेशनल फ्रॉडिया है? एक? नहीं आपसे नहीं पूछा। अच्छा, okay, लोगों से sorry. लोगों से सॉरी, लोगों मुझे से लगा मेरे जज्बात को नहीं आपसे नहीं पूछा, आपका मुझे पता है, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। तो हमें जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कल हम इस पर मजीद बात भी करेंगे। एनीवेज जी बढ़ते हैं आगे। बहुत से मामलात में फ्रॉड यूं भी हो रहा होता है, आपके आसपास फ्रॉड हो रहा होता है, अब कैसे उससे आप बच सकते हैं ये भी एक वैसे मौजू है। लेकिन जब बिजनेस की हम बात करते हैं इसमें कैसे आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एक टर्म और भी यूज़ होती है जी, बिजनेस ऑटोमेशन। आज हम इसको एक्सप्लोर भी करते हैं और कैसे ये आपकी ज़िंदगी में सहूलत लेकर आती है और कैसे आप अपने बहुत से बिजनेस को इस अंदाज से रन कर रहे होते हैं, कैसे उससे आप अपनी ज़िंदगी में आसानी लेकर आते हैं, वक्त बच रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स का कम इस्तेमाल से मुराद ये है कि ये नहीं कि ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, बट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप वही वक्त कहीं और लगा सकते हैं। सो इस मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया उज़ैर आफ्ताब ने, जो कि इससे मुतालिक काम भी कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू। ग्रेट। उज़ैर कितना अरसा हो गया आपको खुद इस टेक की फील्ड में? मुझे तकरीबन 5 साल। ओके, सो आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाट्स योर नेचर ऑफ वर्क एंड हाउ डू यू डू दैट? एक्चुअली हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्रिएटिव आईटी पार्क। हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एआई टूल्स पे काम कर रहे हैं। इसके बाद तो मेन फोकस जो हमारा है वो है चीज़ों को डिजिटलाइज करना, बिजनेसेस को ऑटोमेट करना। लाइक आपके ईआरपी सिस्टम्स हैं जिन्हें आप आसान अल्फाज में मैनेजमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। तो हमारा मेन फोकस इस तरह के सिस्टम्स पे है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में सब्सक्रिप्शन बेस पे ऑफ़र करते हैं। अच्छा अच्छा, चलें ज़रा इस टर्म को ज़रा आसान अल्फाज में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, ये क्या है? एक्चुअली मैम देखें, हर बिज़नेस कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है जो रिपीट हो रहे होते हैं और जो टाइम टेकिंग भी होते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत सिंपल एग्जांपल लें तो हर बिज़नेस सैलरीज दे रहा होता है मंथ के एंड पे या स्टार्ट में। वो सैलरीज डिफरेंट बिजनेसेस, पाकिस्तान में तो बहुत मैक्सिमम नंबर ऐसा है जो अभी तक एक्सेल पे वो वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग बनाते भी हैं, उस पर टैक्स भी अप्लाई करते हैं
हर महीने ये काम रिपीटेड एक्सेल पे हो रहा होता है। तो इसकी जगह हम एक अकाउंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं जिसमें हर बंदे की सैलरी ऐड हो, आप जस्ट उसको वर्किंग डेज बताएं, ऊपर टैक्स बताएं और वो ऑटोमेटिकली सैलरी बना दें। दिस इज़ बिजनेस ऑटोमेशन। इसी तरह सेल्स प्रोसेस भी ऑटोमेट होता है, इसी तरह HR भी ऑटोमेट होता है। हर प्रोसेस हम इस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आप बना के उनको दे देते हैं उस कंपनी की नीड के अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली इट्स अ कस्टम मेड सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। जैसे कोई कुछ जेनेरिक सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे सैलून के बिजनेस में हम देखते हैं कि आप जेनेरिक सॉफ्टवेयर होते हैं, या इवन ये जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि सेम सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है। इवन होटल्स में हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक 3-4 बिग कंपनीज ही हैं, उनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो इंटरनेशनल चेन्स हैं वहीं पर, और वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल सर। सर कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में हैं, जैसे अकाउंट्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर पहले से बने हुए हैं, ठीक है, लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, बट अब वो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बिजनेसेस की नीड्स नहीं पूरी कर रहे। तो हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस के स्ट्रक्चर के मुताबिक, अब हर बिजनेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, एवरी नेचर ऑफ बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हम उस बिजनेस नेचर के मुताबिक उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्ट्रक्चर के होल प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए। जो मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं वो फॉर एग्जांपल लोगों का 50% काम ऑटोमेट कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे, लोग फिर भी 50% मैनुअल पे ही चल रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वन विंडो सोल्यूशन हो जिसमें आपका ईच एंड एवरी टास्क ऑटोमेट हो। ओके, तो अब अभी कितना काम वैसे पाकिस्तान में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान में बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो स्टिल, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो स्टिल एक्सेल पे अपने अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, सही, या फिर डेस्कटॉप वर्जन है जिसमें डाटा की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब जो इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे स्टैंड करी है वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि आप 10 साल बाद भी देखना चाहें कि इस ईयर में मेरा कितना टर्नओवर था, उसको आप कंपेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हमें भी ऐसे क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स पे जाने की ज़रूरत है जिससे हमारे बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज हों, क्योंकि इससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, बिजनेस के रेवेन्यू में इंक्रीज आती है, ट्रांसपेरेंसी भी आती है। एग्जैक्टली। आप चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, एक ऑनर अपने एम्प्लॉयज़ के वर्क को, अपने बिजनेस को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकता है। मैनिपुलेट हो जाता है सिस्टम ऑटोमेशन में मैनिपुलेट नहीं हो सकता, एक्सेल में हो सकता है। अगर आप सिक्योरिटी प्रॉपरली मेजर कर रहे हैं, यू नो हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, तो फिर आपके लिए कोई सिस्टम, आपका एम्प्लॉय भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि स्टिल बहुत से बिजनेस इस तरफ नहीं आ रहे? क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है कि सॉफ्टवेयर महंगा होता है, या एक्सपर्टीज नहीं होती उसको चलाने की? मेंटेनेंस भी होती है, या फिर एक चीज माइंडसेट भी अभी तक है कि जो ट्रेडिशनल है वही चलता रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंडसेट। अगर एक बिजनेसमैन के 10 लोग काम कर रहे हैं और उसे हम बताते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर लगने से आपके 2 लोग सिर्फ काम करेंगे, तो वो फिर भी इंटरेस्टेड नहीं होता। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वाकई ये प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू इंक्रीज़ करता है। लोगों को एजुकेशन नहीं है इस चीज़ की। कि देखिए आज भी ज़ाहिर अगर हम किसी ब्रांड पर जाएं और हमने कोई आर्टिकल पसंद किया, वो नहीं है वहाँ पे, तो हम उस फॉरन सिस्टम पे चेक कर लेते हैं, अच्छा वो आर्टिकल कहाँ पे है, एग्जैक्टली किस साइज़ में कहाँ पर अवेलेबल है। तो भी ज़ाहिर उन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आई थिंक बेहतर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो आपने क्लाउड की बात की, क्या है वाकई ये दुरुस्त होता है कि वो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस क्लाउड महंगा हो जाता है उनके लिए? महंगा होता है, बट इतना महंगा नहीं होता कि वो अनअफोर्डेबल हो इस टाइप के बिजनेसेस के लिए। ठीक है, हर बिजनेस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में हैं तो उस हिसाब से आपके क्लाउड का साइज भी होगा। ठीक है, और क्लाउड की ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है। ये एक बैड रूमर्स हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन बहुत महंगी है, ये कंपैरेटिवली ह्यूमन रिसोर्स के आपको सस्ती पड़ती है। अच्छा, कोई एग्जांपल अगर आप दे सकें विदाउट मेंशनिंग एनी ब्रांड, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस को लेते हुए, कि पहले अगर ह्यूमन रिसोर्स के साथ वो एक्सेल शीट पे या डेस्कटॉप वर्जन पे इस्तेमाल करते हुए इतनी उनकी कॉस्ट आ रही थी और इतनी प्रोडक्टिविटी उनकी थी, और अभी विद दिस सॉफ्टवेयर ह्यूमन रिसोर्स भी कम हो गई, वक्त भी बच गया और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई। डिफरेंट, हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात लेते हैं क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। एजुकेशन इंडस्ट्री में अब आप देखेंगे कि एक एक स्कूल में 3-3, 4-4 अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं, एक आपको रिसिप्ट दे रहा होता है, एक कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिकली मंथ के स्टार्ट में इनवॉइसेस बन जाती हैं। ठीक है, एक पर्सन आपके पास आ रहा है फी पे करने के लिए, आपने जस्ट उसका इनवॉइस नंबर सर्च करना है, उसको पे पे क्लिक करके पेमेंट कलेक्ट कर लेनी। ठीक है, तो ये एक बेटर एग्जांपल है कि आप इजीली ऑटोमेशन से अपने ह्यूमन रिसोर्स को डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा उज़ैर, अभी आपको ये लगता है कि ये जो माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को अडैप्ट नहीं करना, ये जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग हैं
वही ये कर रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि अब जो न्यू जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन है, वो इन चीज़ों को अडेप्ट करती है? बिकॉज ऑब्वियसली अभी इतने मेच्योर नहीं है उनके बिजनेसेस, या अभी हम उस तरफ उनको जाते हुए देख रहे हैं, सो अभी टाइम नहीं आया। बट डू यू थिंक कि ये माइंडसेट एज ग्रुप से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है? एज ग्रुप से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, और अब हमारी गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स भी ले रही है। नेफ्टेक बहुत अच्छा काम कर रहा है, पीसैप, पाशा, ठीक है, हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इससे काफ़ी डिफरेंस मार्केट में देखने को मिल रहा है इस एजुकेशन में कि बिज़नेस को ऑटोमेट होने की ज़रूरत है, हमें सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत है, हमें एआई को अपने डेली ऑपरेशंस में लाने की I was ज़रूरत about to ask कि आप भी के सॉफ्टवेयर्स में जो आप इनकॉर्पोरेट करें कि एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हम रिपोर्टिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे टास्क जो एक लाइक ह्यूमन रिसोर्स करता था पहले, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टिंग, अब एक ऑनर एक अकाउंटेंट से कह रहा होता है कि मुझे आप मेरे अकाउंट्स में से ये रिपोर्ट बना के ला दें, हमने उसके लिए एक एआई बनाया है कि आप उससे कस्टम रिपोर्टिंग भी लिख सकते हैं। आप एआई को जस्ट एक प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, कि मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर से ये रिपोर्ट निकाल के ला दो, वो डाटाबेस को चेक करके खुद से रिपोर्ट बना के ला दे। तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है आपके, कितने Exactly. आप एक एम्प्लॉय उसकी जगह अगर हायर कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आपको पूरे मेंटेन करना उसकी सैलरी, और यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप थ्रू आउट जो है वो रिपोर्ट्स जनरेट कर बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि एक एम्प्लॉय की और एआई की प्रोडक्टिविटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क अच्छा, आता है। ये कैसे फ़र्क है, थोड़ा सा ये भी समझाएगा, क्योंकि लोग नहीं भी जा रहे होते इस तरफ कि रिपोर्ट जनरेट करें या एआई की तरफ हर चीज़ में नहीं कर रहे होते। अगर उन्होंने एआई से भी कुछ जनरेट करवाना है तो उसके लिए भी उन्होंने एक बंदा रखा हुआ होता है, तो ऑब्वियसली उसका कोई फ़ायदा ऐसा नहीं हो रहा होता कि आप एक से भी तो काम ले सकते हैं। बट लोग ये कहते हैं कि जब तक ह्यूमन इंटेलेक्ट उसके अंदर ऐड नहीं होगा, वो चीज़ उस तरीके से प्रोडक्टिव नहीं प्रोड्यूस होगी। ये जस्ट एक माइंडसेट है, ठीक है। अगर आपको एआई का इस्तेमाल अच्छे से आता है, ठीक है, तो एआई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है अकॉर्डिंग लाइक एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है, एक ये भी बहुत गलत रूमर है कि एआई आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएंगी। लोगों की जॉब्स की जो डेजिग्नेशन है उसमें शिफ्टिंग आती है कि एक बंदा जो पहले अकाउंटेंसी का काम कर रहा था, एक अकाउंटेंट था, वो अब एज अ मैनेजर रिपोर्टिंग भी देख सकता है कि एक एआई को चलाने के लिए, जैसे आपने बात की, तो वो देख भी सकता है कि मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इससे डेजिग्नेशन में फ़र्क आता है, बट जॉब में कमी नहीं आती। ओके, अब स्टिल जो लोग सीख रहे होते हैं उनको भी ज़रा कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स का सामना होता है। बहुत से लोग जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो सोचते हैं अच्छा अब हमें एक अकाउंटेंट भी चाहिए, जैसे हमें फाइनेंस का बंदा चाहिए तो ही हम इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। सो क्या ये मुमकिन होता है कि एक दो लोग जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनके पास बाकी लोग नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि किसी और को ऐड करें, वो ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बिज़नेस चला सकें? बिल्कुल चला सकते हैं सर। ईआरपी सिस्टम्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं कि आप अपना एचआर, अपना अकाउंट्स, अपना सीआरएम एक ही पर्सन रन कर सकता है, ठीक है। और आपके पास डेली रिपोर्टिंग भी आ रही होगी कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मेन चीज़ होती है जब बिजनेस की रिपोर्टिंग एक ऑनर ऑफ बिजनेस को मिलती रहती है तो उसे अपने बिजनेस का आइडिया होता है कि मैंने किस साइट पर जाना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और डेटा सिक्योर होता है? डाटा सिक्योर होता है, डाटा इंक्रिप्शन भी होती है, ठीक है। डाटा इंक्रिप्टेड होता है, क्लाउड पे डाटा बिल्कुल सिक्योर होता है। ओके, अच्छा सर, फ्यूचर में हम क्या चेंजेस देख रहे हैं बिजनेसेस के पर्सपेक्टिव से, कि क्या चीज़ें हैं जो कि रिप्लेस हो जाएंगी, जिनको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी? जो भी लोग बिजनेस रन करने का सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म किस तरह प्लान कर सकते हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि आज भी बिजनेस कार्ड होते हैं जो दिए जा रहे होते हैं, एक दौर बदल रहा है, उस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। दूसरा ये कि वेबसाइट्स हैं, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है और उस पर आपको चीज़ों को क्या एआई किस तरीके से इन चीज़ों में शिफ्ट लेके आएगी? कैसे कोई चेंज आएगा इस हवाले से? एआई से चेंज आ रहा है और बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एक तो चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। अब आपने वेबसाइट की एग्जांपल दी कि वेबसाइट हर एक बिज़नेस का फेस है, और पाकिस्तान में भी अब हर एक शॉपकीपर ने भी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, अपनी लोकेशन गूगल पे ऐड की हुई है। तो पहले जैसे हम वेबसाइट को एक डेवलपर बैठ के एक हफ्ते में बनाता था, अब वो वेबसाइट 1 घंटे में भी, इवन के 10 मिनट में भी एआई के थ्रू बन जाती है। तो एआई इस चेंज के अंदर बहुत बड़ा किरदार रखता है, ठीक है। जो चेंज अभी एरा में आ रही है कि लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, इसमें एआई का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस में ही लोग सीख रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट हंटिंग अच्छा बड़ा एक टास्क होता है ये भी एग्जैक्टली प्लस उस पर जिस भी आप टूल का इस्तेमाल करें फॉर इंस्टेंट शॉपिफाई पे अमेज़ोन कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं सो उसमें आपको पहले सीखना पड़ता है अच्छा कैसे आपने अपनी शॉप डिज़ाइन करनी है, कैसे आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, कैसे आपने प्रोडक्ट को फिर आगे तक पहुंचाना है। सो उसमें भी क्या एआई काम कर रही है कि अब अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज भी है तो आप एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने शॉप डिज़ाइन ऑनलाइन और प्रोडक्ट हंटिंग एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें भी काम कर रही है। इवन के सबसे मेन टास्क जो ई कॉमर्स का होता है वो मार्केटिंग होती है। यस ठीक है, तो अब एआई मार्केटिंग टूल्स भी आए हुए हैं जो आपको प्रॉपर सजेस्ट करता है कि आपको ये कीवर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत है, इस तरह एसईओ परफॉर्म करने की ज़रूरत है। इवन के चैट जीपीटी एआई में सबसे मेन चीज़ होती है प्रॉम्प्टिंग। एआई को यूज़ करना आना चाहिए, मैंने पहले भी ये बात की, ठीक है। तो आजकल लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। इफ़ यू आर गुड इन दैट आप हर काम कर सकते हैं। तो ये आर्ट आपको सीखने की ज़रूरत है अगर आप एआई का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर वो कॉपी पेस्ट वाला सीन होगा। और ऑब्वियसली बाज़ औक़ात फिर न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स में भी हम देख रहे होते हैं कि एंड में लिखा होता है कि वी वुड लाइक टू ऐड समथिंग और वो पता चल जाता है आपको कि ऑब्वियसली वो एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो नहीं देखिए नॉट एआई जनरेटेड कंटेंट, उसमें लेट मी ऐड वन थिंग, उसमें देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक आर्टिकल लिखा, अब आपने सिर्फ नोक पलक संवारने के लिए एआई का टूल इस्तेमाल किया तो ज़रा उस पेन पे वो पैराग्राफ आएगा। हाँ, मसला ये है कि जो पूरी हायरार्की होती है जिसने चेक करना था उसने अगर वो नहीं रिप्लेस किया वहाँ से तो ये गलती है, वरना आर्टिकल वाज नॉट एआई जनरेटेड। अच्छा, हाँ, ये क्लैरिफिकेशन आई थी, क्लैरिफिकेशन आई थी हाँ, कि उसको बस नोक पलक सवारी गई थी उसकी। क्या किया गया था? नोक पलक सवारी गई, दैट मीन्स एक आपने चीज़ लिखी, आपने उसको एआई में डाल के सिर्फ कहा कि इसको ज़रा स्ट्रक्चर बेहतर कर दो या कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो खत्म कर दो। खत्म कर दे। आपने उसको बेसिकली रीफ्रेज कर दिया ना, दैट्स नॉट रीफ्रेज इवन नोक पलक सवारी, नोक पलक सवारी, नोक पलक सवारी कर दी। बहुत शुक्रिया उज़ैर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके सेगमेंट से तो हमने बहुत कुछ सीखा, बट इसी से एक और वर्ड हमने सीखा, नोक पलक सवारी। इन्होंने 2 दफ़ा बोला, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, नोक पलक सवारी कर दी। सवारी नहीं, नोक पलक संवारना, संवारना, नोक पलक संवारना। तो अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसको प्लीज़ नोक पलक संवारें। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में, आपका कहेंगे कुछ आमदीद। ये हर ब्रेक में हो क्या रहा है? ये शोएब की बहुत सारी शरारतें हैं जो कि इस वक्त जारी हैं यहाँ पे, और जैसे ही ऑनर आने लगते हैं तो ये हंसा देते हैं। अब बताओ इस ब्रेक में नई टर्म कौन सी इस्तेमाल की है तुमने? मैंने, हाँ, वो डाटा ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे, वो 2 लोग साथ बैठ के यूं कान जोड़ के ऐसे बातें करते तो हमने कहा डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो आजकल वो एक मीम बड़ी फेमस हुई हुई है कि जिसमें कहते हैं कि फैमिली गैदरिंग नहीं, उसके कहते हैं कि डाटा ट्रांसफर सेरेमनी हो रही है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली जितनी बातें होती हैं वो सारे डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो शादी में भी ये हो रहा है ना, एक टेबल पे जो ग्रुप बैठा होता है वो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो शादियों पे इसके अलावा इंसान और करे भी क्या, ये भी जरूरी है। खैर, आज जो हमने सुबह बात की थी शादियों से याद आ गया कि जो हॉल्स बंद करने की बात होती है कि 10 बजे हॉल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके तो ऑब्वियसली हम टाइमिंग आगे बढ़ा देते हैं। और फिर आज एनवायरनमेंट की हम बात करें कि किस तरीके से इस तरह की जो हमें चीज़ें बहुत छोटी छोटी लग रही होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम किस तरीके से कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और जिससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा था। तो आज ज़रा बात करेंगे कार्बन मैनेजमेंट के हवाले से कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो गैसेस हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट हो जाता है, जिससे क्लाइमेट चेंज की तरफ हम जा रहे होते हैं, एक्सट्रीम वेदर्स की तरफ हम जा रहे होते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। क्या नया कोई मैकेनिज़्म आया है, क्या कोई सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस कितनी आई है? क्या हम आज तक बस ये कहते रहेंगे कि हम जी सबसे कम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से? अगर हम बात करें कि हम तो जी इफेक्टिव्स में ज़्यादा आते हैं, कंट्रीब्यूटर्स में हम कम आते हैं, लेकिन समहाउ किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे हमारी अपनी जिम्मेदारियां आती हैं और हर फील्ड के हवाले से आती हैं। तो आज तरह इस हवाले से बात करते हैं ताकि हम सब एजुकेट हो सकें। एब्सोल्युटली, हमें ज्वाइन किया इस फील्ड की एक्सपर्ट है हसीना ज़हरा साहिबा। अब वो काम कर रही हैं खासी एक्टिवली, इस पे उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक। हसीना साहब, आपका ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से, बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन अब ये देखें कि जहाँ पर पोल्यूशन ऑलरेडी बहुत कम है वहाँ पर भी सेंसिटाइजेशन ये है कि इट्स अ ग्लोबल इशू। यस, आपने किस तरह से आगाज़ किया? आपने एक इनिशिएटिव लिया और उसको आप लेकर चल रही हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे बुलाने का।
बिल्कुल, ये बहुत अहम टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे लोगों अभी तक यही समझते हैं कि ये एक मिथ है या ये रियल नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछे जो कि रियल में इसको फेस करें। चूँकि हमारा जो पाकिस्तान है वो इस तरह से है कि कुछ एरिया हमारा पहाड़ी है, कुछ हमारा उस पे है। सो वो एरियाज़ जो माउंटेनस रीजन्स है, वहाँ पे आप देखें इस ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से इस पूरे का जो मेजर रिस्पॉन्सिबल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, विच वी कॉल क्लाइमेट चेंज एज वेल। सो आई थिंक कम्युनिटीज़ बड़े पैमाने पे सफ़र हो रही हैं, एंड हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है कि हम तो मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन हम तो सबसे पहले आते हैं ना उस रेंज में जब हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हम जब इफ़ेक्ट होते हैं। सो ऑब्वियसली इशू है, और मैंने पर्टिकुलरली इसको इनिशिएट किया अपने स्टार्टअप को विद अ कोर्स दैट आई डिड ऑन कार्बन मैनेजमेंट। तो जब मैंने इसको थोड़ा रिसर्च किया, जब मैंने स्टडी किया, तो देन मुझे भी रियलाइज़ हुआ, एंड देन व्हेन आई थॉट कि हमारी वो कम्युनिटीज़, हमारे फार्मर्स, जो आम लोग जो इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए क्या अल्टरनेटिव है, उनके लिए क्या मैकेनिज़्म है, हम उनको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। तो दुनिया में सिस्टम्स मौजूद हैं, दुनिया में वो तरीक़ेकार मौजूद है, वो पॉलिसीज़ मौजूद है जिनके थ्रू हम कम्युनिटीज़ को भी बेनिफिट कर सकते हैं और इस कार्बन को भी मैनेज कर सकते हैं, ताकि क्लाइमेट का जो एक बहुत जो मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो उसको किसी हद तक मिटिगेट कर सकें। सो आई थिंक अभी हम स्टेप्स लेंगे तो ही हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। सो बस इसी सोच के साथ मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। यस। कितना अर्सा हुआ इसको? ये मेरा 2nd ईयर है। ओके, थोड़ा सा बताएं क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया आपके स्टार्टअप ने, किस तरह से आप काम कर रही हैं? सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये है कि हम अवेयरनेस को फैलाएं, और एक तो हम वो एडवोकेट करें उस क्लाइमेट चेंज को, हम बताएं लोगों को दैट्स अ रियल थिंग, एंड देन बिकम अ वॉइस फॉर दोज पीपल जो कि एक्चुअल में इसको फेस कर रहे हैं। मेरा जो ज़्यादा फोकस वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि कार्बन क्रेडिट को मैनेज कर कार्बन इमिशंस को मैनेज करने के लिए सिस्टम्स हैं, और जिसको हम कार्बन क्रेडिट का नाम भी देते हैं, जिसके थ्रू आप इन लोगों के लिए, इन कम्युनिटीज़ के लिए रियल इनकम लेकर आ सकते हैं, जो कि हु आर एट द फ्रंट ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। सो वी हैव क्रिएटेड अ मार्केट प्लेस जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में भी इन कम्युनिटीज़ के साथ मिलके वो कार्बन क्रेडिट जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स करें, जिनको हम उन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम सेल कर सकें, ताकि हमारी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ बेनिफिट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हो, बिकॉज द सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट हियर। सो हमने सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ को थोड़ा सा अवेयर करना है। तो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म, एंड वी आर ट्राइंग कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटीज़ को बेनिफिट कितना चेंज आया है जो आप बता रही हैं अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, कि लोगों को पता चले हर फील्ड में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना चेंज आपने देखा? आई वुड से कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका चेंज हम फ़ौरन से नहीं कह सकते। आई मीन वी कुड नॉट से कि अभी हमने टेक्नोलॉजी बनाई है तो अगले साल जो हमारा वेदर पैटर्न है वो फ़ौरन से ठीक होगा, बट द चेंज इन अ वे कि अब लोगों को पता चल रहा है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गांव ले लें जहाँ पे फ्लड के थ्रू वो पूरा गांव जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ के लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? वो एटलीस्ट अगले दफ़ा कुछ चीज़ें आई वुड से कि हमारी अपनी भी कंट्रीब्यूशन है। हम ब्लेम करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से हुआ है, बट हमारी अपनी जो एक कह सकते हैं एज ए कम्युनिटी, एज ए इंडिविजुअल्स, हमारी अपनी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि हमें जो है वो हमने अपने खुद की भी फुटप्रिंट्स ज़्यादा हमने इंक्रीज़ किए हैं। तो सेम गोज़ फॉर द कम्युनिटीज़। पास्ट में डिफॉरेस्टेशन बहुत कम थी, अभी वो रैपिड हो गई है। केपी में, जीबी में और इस तरह के एरियाज़ में अगर देखें तो लोगों ने बड़े पैमाने पे दरख्त काटे हैं। ये वो दरख्त में बेसिकली नेचुरल बैरियर थे ना, जो फ्लड आ रहे थे उनको रोक रहे थे। अब चूँकि दरख्त कट चुके हैं तो वो फ्लड का जो रास्ता है वो बिल्कुल ओपन है और वो सीधे सीधा आबादी को इफेक्ट कर रहा है। मैं ये बात सोचती हूँ कि पहले तो देखिए अवेयरनेस भी नहीं थी क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो आपने बताया कि पहले डिफॉरेस्टेशन कम थी। यस। अब जब तक अवेयरनेस है उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है, हमें पता है, हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे क्लाइमेट से रिलेटेड बात होती है, दरख्त लगाने पे बात होती है, उसकी कटाई से मुतल्लिक हमने डिफॉरेस्टेशन, हमने बहुत सारे लॉज देखे हैं, हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशंस देखी हैं, बट स्टिल ये चीज़ हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन अभी भी ज़्यादा हो रही है। अभी भी ज़्यादा हो रही है, बट आई विल टेल यू, क्योंकि मैंने फील्ड वर्क किया है, मैं उन कम्युनिटीज़ के पास खुद जाके जब हम बात करते हैं कि आपने ये प्लांट्स लगाने, नाउ दे आर रियलाइज़ कि हमें वो दरख्त नहीं काटने चाहिए थे क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट अभी वो स्लोलिंग ग्रेजुअली वो शिफ्ट आ रहा है। बट आई बिलीव दैट
सिर्फ कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट या सिर्फ ट्री प्लांटेशन इज़ नॉट इनफ। अब ये प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है कि अब हमें जो है हर इंडिविजुअल को, हर इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, सबको इंगेज होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि स्टार्टअप का एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है, यूथ एवरीवन कैन कम फॉरवर्ड एंड ब्रिंग इनोवेटिव आइडियाज़ कि आप कैसे खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिसर्च करें, स्टडी करें, हर किसी का अपना रोल है। आई वुड से आप कहें तो आपका रोल ये है कि बिकॉज यू आर ऑन द मीडिया, यू कैन टॉक मोर ऑन दैट, रेज मोर अवेयरनेस, टेल मोर पीपल कि ये है। और हमारी अपनी लाइक आई वुड से कि आपका भी फुटप्रिंट है। फॉर एग्जांपल अपने घर से यहाँ पर आई, गाड़ी में आपने ट्रैवल किया, आप हर रोज़ नए कपड़े पहनते हैं, यू नो वी हैव दिस ट्रेंड कि हमने रिपीट नहीं करना। शायद मैं और आप इसको ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली रिपीट करना चाहिए। हम देखिए ये हमारे अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की बात है। देयर इज़ नो शेम कि आप एक ड्रेस डबल पहने। अब जितने ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे उतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट करें, उतना ज़्यादा अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। सो इट कम्स टू एवरीवन। अगर हमें तो ये जो इंडिविजुअल अवेयरनेस है, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस, एंड देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड देन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वो कैप लगाना और फिर वो रेगुलरिटीज़ को इंट्रोड्यूस करना, आई थिंक ये टुगेदर we can bring the change. Otherwise if you play just game you know that blame game कि यूरोप की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे, हम फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सवाल तो वही आता है कि क्या इसका फ़ायदा होगा जो हम कर रहे हैं? आई मीन क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से कि ये किसी एक या दूसरे या लाइक इट्स अ ग्लोबल इशू जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। इट इज़ या तो जब तक ये कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जब तक ये इस पे काम नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, कार्बन एमिशन को कम नहीं करेंगे, तो क्या हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर हम अपने लेवल पर कोई स्टेप लेते भी हैं, लेट्स सपोज इंडिविजुअल लेवल पे भी लेते हैं, एज अ कंट्री भी हम लेते हैं, हमारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रही हैं इस हवाले से, क्या क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से हम क्या चेंज देखेंगे? और वो अगर चेंज होता है तो वो कितना विजिबल चेंज होगा? ओके, सो पाकिस्तान लाइक आई सेड बिफोर के एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। हमारे पास उस लेवल की इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिस लेवल की यूरोप पे है। तो एक फैक्टर तो ये सही है हमारा उनको ब्लेम करना कि उनकी वजह से ही मेजरली हुआ है। देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा इमिट कर रही हैं, उसमें आप कहें पावर जनरेटिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको हम कार्बन इकॉनमी कहते हैं। कार्बन इकॉनमी वाले वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका पूरी डिपेंडेंसी ही इस बात पे है कि वो उन्होंने कार्बन हर हाल में इमिट करना है, तो मेजरली वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर सेकंड टियर पे फिर हम चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ आते हैं, हमारे एमिशन अगर पाकिस्तान की कहे रिसर्च बताती है सिर्फ 1%, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का सिर्फ 1% हम इमिट करें। बट वी शुड नॉट स्टॉप आवर सेल्फ कि चलो 1% है। देखिए 1% का टारगेट अचीव करना हमारे लिए आसान है, बट कि हम ये कहेंगे ये 5% को पहुँचेगा, फिर हम ख्याल करें कि ठीक है अब हम इसको ऑफसेट करें। सो चेंज जो है वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट येस उनका ऑफसेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दुनिया के अंदर UNFCCC के थ्रू जो पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 जिसके ऊपर मैं भी काम कर रही हूँ, जो कि कार्बन को ऑफसेट करने के लिए बाकायदा पॉलिसीज़ हैं और फिर सिस्टम्स दिए हैं, उनमें सबसे बेहतर जो एक अच्छा जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है वो कार्बन क्रेडिटिंग का है, यानी कि कार्बन को ऑफसेट करे। यानी कि एक इंडस्ट्री जो अगर एक सर्टेन हद तक अपने कार्बन को इमिट करे, अगर उस लेवल से ज़्यादा इमिट करती है तो उसके ऊपर एक कैप लगता है, उसको फ़ाइन पे करना पड़ता है। ये सिस्टम मौजूद है। या सो जिसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। अब वो क्या होता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक इमिशन हो गई है, उनको ऑफसेट करने के लिए उनको क्रेडिट्स को ख़रीदना पड़ता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे वो दोबारा उनका वो कंट्रोल हो सके, कम हो सके कार्बन। सो अब हमारे क्या रोल बनते हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ चूँकि हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर नहीं हैं, राइट, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनके लिए वो ऑफसेटिंग के वो मेथडोलॉजीज़ तो सेट कर सकते हैं, राइट। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं कि हम उनसे फंड्स ले लें और पाकिस्तान में वो कार्बन क्रेडिट्स हम जनरेट करें और उनको सेल करें और उनसे हम दिस इज़ द प्रोसेस। क्योंकि वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़, वी नीड मनी, वी नीड फाइनेंसेस, हमारी कम्युनिटी सफ़र कर रही है, तो हमें वो क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, वी नीड दोज फाइनेंसेस, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए वो पे करें। इस सिस्टम को कहते हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम। ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम अक्सर ये देखें बात तो करते हैं जी लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन और जी हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत है ताकि हम इस पर काम कर सकें, लेकिन ज़ाहिर है हमें कोई
प्रोजेक्ट भी तो बताना है उनको, एग्जैक्टली तरीका भी तो बताना है, जो आपने कहा कार्बन क्रेडिट को कम करने के लिए, वो तो हमें बताना पड़ेगा हाँ, उनको। ये तरीका मौजूद है। Okay. अब अनफॉर्चुनेटली हमने उसको इतना एक्सप्लोर नहीं कोई किया। एग्जांपल अगर हम दे सकें कि ये प्रोजेक्ट या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो कि आप बता सकते हैं या पिच कर सकते हैं कि जी हम इस पे काम करेंगे, फाइनेंस हमें वो मुल्क करेंगे या वो इंडस्ट्रीज करेंगी जो कि कार्बन एमिशन में बहुत ज्यादा हैं, Okay. ताकि फाइनेंस मिलने का एक रास्ता हमवार हो। अच्छा, ये मेथोडोलॉजीज ऑलरेडी मौजूद है। यस, उसमें सबसे जो इजीएस्ट जो जिसको कहते हैं वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन वाले प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि आप ट्रीज लगाएं, आप जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, क्योंकि दरख्त का काम है ऑक्सीजन रिलीज करना, CO2 को एब्जॉर्व करना। दूसरा जो है वो आप रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो शिफ्ट करें, अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट विंड पे करें, सोलर पे करें, सोलर पे करें। थर्ड जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकल है। पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा वेस्ट है, आप उसको रिसाइकल करें, आप उस वेस्ट को सस्टेनेबल वे में कंट्रोल करें, एंड देन यू कैन क्लेम योर क्रेडिट्स। एंड देन एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। आई थिंक 70% हमारे जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं तो आप अपने क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हैं। अभी वेरा जो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी है जो कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर काम करती है, उन्होंने स्मार्ट क्लीन स्टोव्स का एक इंट्रोड्यूस किया है मेथोडोलॉजी, जिसमें आप कम्युनिटीज़ को, लोगों को ऐसे चूल्हे, ऐसे स्टोव्स दे दें जिससे, अब फॉर एग्जांपल अभी 2 मिनट पहले मैंने कहा कि हमारी जो पहाड़ी एरियाज़ में लोग दरख्त काटते, अब वो क्या करें, दरख्त ना काटें, उनके पास गैस तो नहीं है, उनके पास कोई और सोर्स नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इस तरह आप उनको वो इस तरह के स्मार्ट स्टोव्स दे दें जो कि सोलर बेस्ड हैं, राइट, जिससे इमिशन नहीं हो रही। सो ये बहुत सारे मेथोडोलॉजीज ऑलरेडी मौजूद हैं। We just need to do some research and then engage communities, engage our people, और उसके लिए पहले awareness and then ये step by step ही होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत जगहों पे ऐसे देखा है कि जो आप जो फंड्स लेने की बात भी कर रही हो, डिफरेंट INGOs काम कर रही थी, NGOs काम कर रही होती हैं, ऑब्वियसली फंडिंग उनको मिल रही होती है, बट ज़्यादातर वो फंडिंग जो होती है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर होती है ज़्यादातर। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम उसके प्रिकॉशंस के लिए, और जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जिन चीज़ों पर बात होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फंडिंग बहुत कम है जो अप्रूव होती हैं। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इस बारे में बात नहीं करती ज़्यादातर। क्लाइमेट फंड्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, उनकी पॉलिसीज़ में इनफैक्ट जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं, आप उनमें भी देख लें कि वहाँ पर भी क्लाइमेट बहुत कम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से होता है। कोई एक कॉन्फ्रेंस हो गई, चलें कोई डायलॉग जनरेट हो गया, कोई डाटा कलेक्ट हो गया रिपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से, बट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की जा रही होती। उसकी वजह ये है कि उनकी कंट्री डिपेंड ही इन चीज़ों के ऊपर कर रही होती है, और वो प्रोग्रेस भी उसी बेस पे कर रही हैं और डेवलप भी उसी बेस पे हो रहे हैं। सो ये एक रूट कॉज है जिस पे हमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद इफेक्ट क्या होते हैं, वो हम जैसे कंट्रीज़ होते हैं जिनकी लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन होती है, बट स्टिल इफेक्टिव्स में हम जो हैं वो टॉप पे आ रहे होते हैं, और हमारी इतनी ये जो आप कार्बन क्रेडिट की बात करिए है ना, मुझे ये भी लगता है कि ये सिर्फ अपेरेंटली है कि जी हम काम कर रहे हैं, देखिए हम तो हम अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ठीक है, हम इफेक्टिव्स को ये ऑफर भी कर रहे हैं कि वो इस हवाले से काम करना शुरू कर दें अपनी अपनी कंट्रीज़ में। तो समहाउ इस चीज़ पर भी ग्लोबल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो बात करने की ज़रूरत है, डायलॉग होने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, हमारे जैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज़, अफ्रीका है, कीनिया है, जिम्बाब्वे है, ये वो ममालिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं। 2022 तक 136 प्रोजेक्ट्स उन्होंने सेल किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इंडिया में सबसे ज़्यादा है, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश ने मोर देन 46, पाकिस्तान ने टोटल 11 कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट सेल किए हैं। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ हमने इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमने क्यों इतने कम सेल किए? उसकी वजह यह है कि नेशनल लेवल पे हमारे पास कोई रेगुलरिटी नहीं है, हमारे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट ने 2024 में एक कार्बन क्रेडिट के लिए गाइडलाइन उन्होंने इशू किया है, एंड आई बिलीव अभी उन्होंने एक पूरा सेल भी बनाया है। नाउ दे आर वर्किंग एंड इंक्लूडिंग दैट, अब लाइक माई स्टार्टअप, मेरे जैसे और भी कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर आई बिलीव नाउ वी नीड टू स्पीड दैट अप। हमें सिर्फ ये वेट नहीं करना चाहिए कि कहीं से हमें फाइनेंस आएगा, या हम हर टाइम हम यही कह रहे होते हैं कि हमें जस्ट फंड्स दे दो, फंड, दैट्स नॉट इनफ। आई थिंक वी हैव टू कम अप विद सम प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस, एंड आई ट्रूली बिलीव कि हमारे पास पोटेंशियल भी है, लोग भी हैं,
और उसके अलावा ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये भी है कि हमारी वो इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट का काम करती है मेजरली, हमारे पास भी तो शुगर मिल्स हैं, स्टील मिल्स हैं, पावर जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े, फर्टिलाइजर्स सबसे ज़्यादा इमिट करते हैं, इनके ऊपर भी लगना चाहिए। हम लोकली भी ऑफसेट कर सकते हैं, इनसे आप इनका CSR फंड या दीगर जो भी इनका फ़ंड है वो आप लेकिन कम्युनिटीज़ को पे करें, ताकि आप विद इन कंट्री भी अपने लिए एक सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डेवलप्ड कंट्री की तरफ फॉर एग्जांपल आप नहीं मिलता आपको फंड, सो विद इन कंट्री यू कैन क्रिएट दैट सिस्टम। सो वी आर ट्राइंग ऑन आवर लेवल बेस्ट, और हम नहीं रुकने वाले, हम इस पर बिल्कुल काम करेंगे। एंड आई बिलीव कि हर किसी का अपना रोल है, चाहे इंडिविजुअल है, इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, एंड देन गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का मेन रोल ये है कि वो पॉलिसीज़ बनाए, हमारे लिए वो रास्ते थोड़े ईजी करे, ताकि हम अपना जो ट्रेडिंग है इसको लेकर चल सकें आगे। और हम लेकर चल भी रहे, लेकिन बड़ा अच्छा आपने कहा कि अब पॉलिसीज़ भी हैं, नाउ वी हैव फ्रेमवर्क्स एज वेल, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अब हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने की भी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम ये तो एक अपॉर्चुनिटी भी है हम सब के लिए, और नौजवानों के लिए जो कहते हैं कि अच्छा हम क्या करें, सो हैव दोज आइडियाज़ कि कैसे आपने कार्बन क्रेडिट्स को अंडरस्टैंड करना है, और कैसे आपने उन इदारों से या उन मुल्कों से बात करनी है, कैसे पिच करना है अपने आइडिया को, कैसे अपने वहाँ से फंड्स लेके प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने हैं अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए। बहुत शुक्रिया हसीना साहब साथ मौजूद थी, आप बहुत ज़बरदस्त काम माशाल्लाह कर रही हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक यू जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं एक्टिवली, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हमारे सामने है, वी ऑल आर सफरिंग। सो इस पर काम जितना ज़्यादा किया जाएगा उतना ही कम लगता है, क्योंकि बहुत सा काम होना बाकी है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मेडिसिन के शोबे की बात करते हैं, और इसमें जो नई जिद्दत आ रही है उसकी बात हम करेंगे। नई नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एंड नए नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं। ऐसे में हम आए रोज़ देखते हैं कि अच्छा अब ये तरीका इलाज मुतारिफ़ कराया गया है, इसका ये फ़ायदा है। बिकॉज अभी भी अगर हम ट्रेडिशनल में जाएँ और सर्जरीज की तरफ जाएँ, उसमें हम देखते हैं कि डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें बहुत लोग मुतासर भी हो रहे होते हैं। एट द सेम टाइम आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जीन थेरेपी या कार टी सेल थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी, इसका रुझान कितना बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में किस तरह से इस पर काम हो रहा है, पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है, अवेयरनेस कितनी है, और कितना डिफरेंस है ये इसमें कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से। इस पर बात करेंगे। वो शख्सियत साथ मौजूद हैं जिन्होंने कई साल पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करने में लगा दी हैं, बहुत से इदारों के साथ मिलकर भी काम करें, अपने इदारे के साथ भी काम करें, तकरीबन 6 साल से इस वर्किंग इन पाकिस्तान। उनको वेलकम करते हैं डॉक्टर सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 6 साल हो गए आपको, राइट, आप काम कर रहे हैं। बस एक्सप्लेन करें कि क्या है ये स्टेम सेल थेरेपी या जीन थेरेपी या कार टी सेल थेरेपी? देखिए इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं सेल एंड जीन थेरेपी। ठीक है। ये ट्रांसलेशन मेडिसिन की एक लेटेस्ट फील्ड है, जिसमें हम इंसान के अपने खुलिए जो सेल्स हैं उनके ज़रिए कोई भी बीमारी है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने ये पावर दी हुई है कि हमारे सेल्स के अंदर वो पावर है कि हम अपने आप को सेल्फ हील, हमारी बॉडी हर वक्त कोशिश करती है कि वो अपने आप को हील करे। ठीक है। लेकिन कहीं पे उसको जाके एड की ज़रूरत है, यानी उसको कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम उन सेल्स के ज़रिए मदद ले सकते हैं। उसमें आपने कुछ का नाम लिया भी, स्टेम सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, टी सेल्स हैं, कार टी सेल टेक्नोलॉजी एक जीन थेरेपी की फॉर्म है। तो ये वो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम इंसान की अपनी ही बॉडी को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। तो आसान अल्फाज में ये आप कह सकते हैं। अच्छा, कब ज़रूरत होती है जीन थेरेपी की और कब ज़रूरत होती है सेल थेरेपी की? देखिए सेल थेरेपी की तो हर वक्त ज़रूरत है कि अगर आप बीमार हो रहे हैं, आपको घुटने का मसला हो गया है, दिल का मसला है, जिगर का मसला है, तो उसमें आप सेल थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। जीन थेरेपी उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे पैदाइशी बच्चों के अंदर किसी को थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, इस तरह की बीमारियों के अंदर। फिर अब ख़ास किस्म के कैंसर हैं, जैसे कार टी सेल टेक्नोलॉजी है, वो जीन थेरेपी की एक किस्म है। तो उसके अंदर हम लोग जीन को ऐसे मॉडिफाई करके कि वो स्पेसिफिकली उस कैंसर को अटैक करें, उसको किल करें। क्योंकि जैसे अगर आप कैंसर की बात ले लें तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इज़ कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, जो कि आपके अपने सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। यस, ये है फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी कि हमने अपने ही जो क़ुव्वत मुदाफ़ित निज़ाम के सेल्स हैं, टी सेल, उसको एक्टिवेट कर दिया कि वो स्पेसिफिकली उस कैंसर को डिस्ट्रॉय करेगा और किसी बॉडी के सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ जीन थेरेपी। क्या होता है?
फॉर एग्जांपल हम कैंसर को ही ले लेते हैं अभी, लेट्स अज्यूम ब्लड कैंसर की बात करते हैं बिकॉज ज़ाहिर है वो सबसे कॉम्प्लेक्स कैंसर होता है। सो ब्लड कैंसर का कार्टिसल थेरेपी से इलाज किस तरीके से होता है? पेशेंट किस तरह से आपके पास पहुंचे कि अच्छा इस ग्रेड का कैंसर तो आ जाएगा तो इलाज हो जाएगा, आपके पास आए, फिर आपने क्या सैंपल लिया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, फिर इलाज किस तरीके से होता है? देखिए, कार टी सेल, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, हमारी बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़िअत निज़ाम में ख़ास किस्म का सेल है उसको टी सेल कहते हैं, जो कि कैंसर के लिए, इन्फेक्शंस के लिए काम करता है। अब कैंसर के हम क्या करेंगे कि उस एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है, थोड़ा सा टेक्निकल है, कि हमारे हर सेल पे लगा हुआ है, जिसको हमारा क़ुव्वत मुदाफ़िअत निज़ाम जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये सेल्फ है, ये नॉन सेल्फ है। जो नॉन सेल्फ है उसको अटैक करेगा, सेल्फ को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, तो कार टी सेल के अंदर हमने उस टी सेल को चार्ज कर दिया विद दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है, कि जी जाके उस रिसेप्टर को जाके आपने अटैक करना है। तो तरीका क्या है कि हम पेशेंट का बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करेंगे, बोन मैरो हम लोग पहले लेंगे, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी एक स्टेम सेल लैब, सेल एंड जीन थेरेपी लैब, ये एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैब है जो कि IRM हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। वहाँ पे हम उन सेल्स के अंदर ये जीन्स इंट्रोड्यूस करेंगे, वो रिसेप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसको करने के बाद जिस तरह पेशेंट को एक ड्रिप लगाई जाती है उस तरह इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इट इज दैट सिंपल। जी, एक ड्रिप एंड दैट्स इट, नॉट वन, लेकिन मतलब मतलब प्रोसेस है, लेकिन हाँ Depends जी, कि मतलब कैसे नो सर्जरी, नो डाउन टाइम। रिस्क फैक्टर कितना है इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर ये है कि जब ये सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो आपका अपना इम्यून सिस्टम उन सेल्स को भी अटैक कर सकता है, कि उसने पहली दफ़ा उन सेल्स को देखा है। बिल्कुल, उसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। तो उसके लिए भी जीन थेरेपी है कि हम साइटोकाइन स्टॉर्म को भी रोक सकते हैं, या दवाइयाँ हैं ऐसी जिसके ज़रिए हम साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सकते हैं। जो न्यूअर जनरेशन, 3rd and 4th जनरेशन कार टी सेल टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म ना होने के बराबर जो उसके ऊपर रिसर्च है, तो हम वो टेक्नोलॉजी यूज़ करें ताकि साइटोकाइन स्टॉर्म ना हो, और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो या तो हो ही ना, अगर होते हैं तो इतने कम हो कि वो हम कुछ मेडिसिन के जरिए ट्रीट कर लें, ख़त्म किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मतलब आप बता रहे हैं आसान प्रोसीजर तो नहीं, बट ऑब्वियसली जो हम कीमोथेरेपी और जो कैंसर का इलाज है वो इटसेल्फ बड़ा इमोशनली भी बहुत ड्रेन आपको करता है, फिजिकली भी, एंड देन फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है। ये पाकिस्तान में क्यों अभी तक, या पूरी दुनिया में इतना रुझान, एक्सेप्टेंस है इस हवाले से, लोग आ रहे हैं, फिर लोग क्यों कीमोथेरेपीज़ की तरफ जा रहे हैं? देखिए, वो तो चला आ रहा है, कई सालों से, कई दिहाइयों से वो ट्रीटमेंट चली आ रही। कार टी सेल इज़ अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, ये अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले FDA अप्रूव हुई हैं ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जो पेशेंट के अंदर भी और डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर भी। पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस का मसला या ग्लोबल लेवल पे? होता तो ग्लोबल है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ हम उतने एडवांस नहीं हैं जितना कि डेवलप वर्ल्ड है, तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस और मुश्किल है, थोड़ा सा देर से आती है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा ये काम है कि हम आप लोगों की इस वसादत से बताएं लोगों को कि ये टेक्नोलॉजी एक तो बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इट इज़ रिवोल्यूशनरी। ये कैंसर ट्रीटमेंट, हम सिर्फ अगर कार टी की बात करें, इसे रिवोल्यूशनाइज कर दिया है कैंसर ट्रीटमेंट को। और जो आपने सवाल किया था ना कि कितना आसान या कितना मुश्किल है, ये शुरू में उन पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल की गई जिनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थी, उनको कैंसर जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन फेल हो चुकी थी, उनके ऊपर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। और उनमें से मोस्टली जो पेशेंट्स हैं जिनको कि और शायद बता दिया गया था कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब डेथ ही शायद आपके लिए रह गई है, वो अब दे सर्वाइव्ड एज वेल। और हर तरह के कैंसर्स को ये ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो रिसर्च हो चुकी है वो ज़्यादा ब्लड कैंसर्स के लिए है, ठीक है, इनको इनको हम हेमाटोलॉजिकल कहते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड कैंसर्स के ऊपर भी इनकी रिसर्च जारी है। और उसके अंदर जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, अब तो हर साल उसका रेशो हम बढ़ते हुए देख रहे होते हैं, सो उसके हवाले से भी ये फायदेमंद, ये ट्रीटमेंट उसके लिए भी अवेलेबल है, उसके ऊपर रिसर्च जारी है। और लेकिन अभी रिसर्च जारी है, हाँ, लेकिन देखें ये बड़ा मेडिसिन जो है ना वो इतनी आसान नहीं है जितना मैं जितनी आसानी से बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर आज मेरे जहन में आया है तो कम से कम मुझे 10 साल लगेंगे उसको पेशेंट तक पहुंचाने के अंदर। इतनी रिसर्च होनी है, पहले एनिमल पे रिसर्च होगी, फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमंस पे रिसर्च होगी, और फिर शायद उन पे होगी जिन्हें आपने खुद कहा कि इस पे बाकी सब फेल हो चुका होता है। जी, ऐसा ही है। तो अच्छा, अब कैंसर से आगे चलते हैं, बाकी और कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी ऐसे इश्यूज हैं जिनके साथ लोग आपके पास आते हैं और आप उनका इलाज करते हैं? देखिए, सेल थेरेपी, उसमें 100 से ज़्यादा डिजीज़ हैं, इंडिविजुअल डिजीज़ जिसके अंदर स्टेम सेल्स इस्टेब्लिश्ड हैं। उसमें अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर दें, जैसे मस्कुलोस्केलेटल, पट्ठों और जोड़ों की बीमारी है, घुटने का दर्द है, कूल्हे का दर्द है, कमर का दर्द है, उसके अंदर कोई जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, खेलते हुए कोई हो जाता है, उसमें इस्तेमाल होती हैं। फिर ऑटोइम्यून डिजीज़, ये ख़ास एक बीमारी है जिसमें गंठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, इसमें इस्तेमाल हो रहा है। दिमागी बीमारियों के अंदर जैसे पार्किंसंस है, लोगों को फालिज हो जाता है, बच्चों में ऑटिज़म है या पैदाइशी माजूर बच्चे हैं, उनमें इस्तेमाल हो रहा है।
दिल की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं और कैंसर की। और ऑटिज्म का इलाज भी हो रहा है? ऑटिज्म का बहुत इफेक्टिव इलाज हो रहा है स्टेम सेल अच्छा, के जरिए। बिकॉज जी, जी। ऑटिज्म बहुत कॉमन हो चुका है। बहुत कॉमन हो गया, बहुत। सो ऑटिज्म का रीजनरेटिव मेडिसिन में इलाज किस तरीके से होता है? देखिए, ऑटिज्म की अगर हम बात ले लें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम स्पेशलाइज करते हैं इस रिसर्च में। और अभी रिसेंटली अमेरिकन बोर्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन के अम्ब्रेला के अंडर दुबई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूरी दुनिया से 30 ममालिक की रिप्रेजेंटेशन थी। तो हमने उसमें अपना ऑटिज्म का काम प्रेजेंट किया एंड इट वाज रिवोल्यूशनरी, ग्राउंड ब्रेकिंग था और वो लोग हैरान थे कि ऐसा काम यहाँ पे हो रहा है। ऑटिज्म 1999 में हर 800 बच्चों के बाद एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज होता था। 2022 के अंदर जो रिसर्च आई है उसमें हर 36 बच्चों के बाद एक बच्चा डायग्नोज हो रहा है विद ऑटिज्म। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो सीडीसी के मुताबिक 2040 में हर दूसरे बच्चे को ऑटिज्म होगा। तो अब उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते, हमें प्रिवेंट करना है इसको। प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम जो आजकल मोबाइल हर किसी बच्चे को हमने पकड़ा देते हैं, जैसे छोटी उम्र होती है, माँ बाप काम कर रहे हैं, आईपैड या मोबाइल, ये इट इज़ डेट्रीमेंटल टू दैम। उनका जो ब्रेन डेवलप हो रहा है उसको, ये जो ब्लू लाइट है उसके लिए डेट्रीमेंटल है, उससे रोकें। उनकी जो खुराक है वो ठीक नहीं है बच्चों की, हम उनको प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा हाई शुगर, हाई सॉल्ट डाइट दे रहे हैं, उसको हम लोग ठीक करें। उनको इंटरेक्शन बच्चों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ करवाएंगे, जितना वो नेचर के करिब रहेंगे उतना आसान होगा। तो ये तो अगर प्रिवेंशन की बात। अब आ जाते हैं जो आपका सवाल था, ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट ये है कि उसके अंदर थेरेपीज़, बिहेवियल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ओटी, ये ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो ऑटिज्म हो चुका है जिनको। बिल्कुल। और उसके साथ जब हम स्टेम सेल्स उनको इंजेक्ट करेंगे जस्ट लाइक एन आईवी, तो वो दिमाग के वो एरियाज जो फंक्शनली कम काम कर रहे हैं, उनको कोई स्ट्रक्चरल ब्रेन इशू नहीं है, फंक्शनल ब्रेन इशू है, वो फंक्शन उनका जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। ओके। और ये कर रहे हैं, ट्रीट हो जाएगा जी, जी, कंप्लीटली, ये देखिए, नहीं कि depend- कंट्रोल होगा, देखिए, इट्स लाइक कि वो ट्रीट हो उसमें दो जाएगा। बातें जी, क्योर की अगर आप बात करें, दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब बच्चे हमारे पास आए उनकी एज कितनी है और उनकी सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ कितनी है। अच्छा। हाँ, अगर वो स्पेक्ट्रम उनका मैटर स्पेक्ट्रम करेगा। मैटर करता है। अगर वो 5 साल से कम उम्र के हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और स्पेक्ट्रम में अगर वो माइल्डर हैं तो ऑलमोस्ट क्योर की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो जितना जल्दी डायग्नोस हो जाए, जितना जल्दी आप पहुंच जाएं तो उतना इजीली क्योर हो जाता है। अब स्पोर्ट्स इंजरीज पे आ जाते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स की बहुत इंजरीज हमारे सामने होती हैं, हम देख रहे होते हैं कि लोग फिर सर्जरीज की तरफ भी जाते हैं, उसका डाउन टाइम बहुत बड़ा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बड़ा कॉमन नी इंजरी होती है लोगों के साथ जो फुटबॉल खेलते हैं या अदरवाइज जो खेल रहे होते हैं, उसमें हम देखते हैं बहुत कॉमन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है। मैं इसलिए भी सवाल रख रहा हूँ कि मेरे भाई के साथ अभी हुआ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं उसको। सो मुझे बताएं कि क्या उसका इलाज भी, बिकॉज मैंने सुना कि स्टेम सेल थेरेपी होती है बट वी कुडंट डू दैट, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें कि नी इंजरीज में या एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में किस तरीके से काम होता है। देखिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन में सबसे ज़्यादा रिजनरेटिव मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल हुई है। ओके। 2010 के अंदर कई काफ़ी मशहूर एथलीट्स थे, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसकी वजह से उसको पज़ेराई मिली। ये लेट 90s से इस्टेब्लिश्ड है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर यूज़ हो रही है। अब जो नी की इंजरी है, ये सबसे कॉमन इंजरी है, नॉट जस्ट इन फुटबॉल, इन ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट। नी की इंजरी सबसे कॉमन इंजरी है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सर्जरी करा भी लेते हैं तो आप एटलीस्ट उस सीज़न के लिए और एट टाइम्स आप फॉर लाइफ उस स्पोर्ट्स को जो है ना वो बिल्कुल दोबारा ऐसे ही नहीं है। खेल सकते। तो एथलीट के लिए तो ये डेथ है इन अ वे। तो रिजनरेटिव मेडिसिन के अंदर हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर बहुत कम छोटी चोट है, कम चोट है, तो हम PRP एक टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करके कर सकते हैं, वो प्लेटलेट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर। और अगर वो ज़्यादा है तो फिर हम स्टेम सेल्स के ज़रिए उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारा जो नी का अगर हम एग्जांपल ले लें, नी के अंदर जो रिपेयर एंड रीजनरेशन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ खून की गर्दिश बहुत कम है, ब्लड फ्लो बहुत कम होने के बराबर होता है। तो जब ये स्टेम सेल्स ये हम डालते हैं तो वहाँ पे वो नई ब्लड वेसल्स बनाते हैं Okay. थ्रू ग्रोथ फैक्टर इज कॉल्ड VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। जितना ब्लड वहाँ जाएगा उतना वहाँ पे हीलिंग बढ़ती जाएगी। Okay. तो ये टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अमेजिंग फॉर दीज एथलीट्स जो कि राइट अवे अपनी ट्रेनिंग और अपनी स्पोर्ट्स पे वापस जा सकते हैं। इसमें भी ये मैटर करता है कि किस ग्रेड का टीयर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर जैसे फर्ज करें कि कंप्लीट टीयर है, ये वहाँ पे कोई ACL बचा ही नहीं है, कोई लिगामेंट बचा ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए फिर आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी हम फिर कंबाइन कर देते हैं। हमारे सेंटर के ऊपर जो हमारे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं वो हमारे साथ मिल के काम करते हैं, वी वर्क एज ए टीम, और फिर हम स्टेम सेल्स को कंबाइन करते हैं ताकि हीलिंग जल्दी हो जाए और वो उनका रिटर्न टू स्पोर्ट्स जल्दी हो जाए। ओके डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं भी जा रहे, नए ट्रीटमेंट्स की तरफ भी नहीं जा रहे होते। वो कहते हैं कि अच्छा क्योंकि नई आई है तो ये महंगी बड़ी होगी। एक तो ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं कि अभी तक किसी पे भी नहीं हुई या बड़े कम लोगों पे, तो ऑब्वियसली उसको सालों लग जाते हैं, उसके बाद जाके एक्सेप्टेंस आती है। सेकंड ये होता है कि पैसे बड़े लग जाएंगे बिल्कुल सही। एक्सेप्टेंस अगर आ भी जाए।
कितनी महंगी है ये, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या है? देखें दोनों तरीक़ों से आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा इशू है कि जी अभी तक तो किसी ने कराया नहीं, हमने तो सुना नहीं किसी से। अब आप हैरान होंगे, हमारे पास जो पेशेंट्स वो आ रहे हैं जिनके किसी घर वाले ने करवाया है और वो बता रहा है कि जी आप जाएँ और जाके हमें फ़ायदा हुआ तो आप भी करवाएं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, दैट्स नंबर 1। 2, इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि हमने कोई सर्जरी नहीं करनी, कोई बेहोशी नहीं देनी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं कि हमने पेशेंट की अपने सेल्स लेने हैं, उनको एक्टिवेट करना है और जिस्म के उस हिस्से में इंजेक्ट कर देना है। तो अगर हम नी की एग्जांपल ले लें तो जो नी रिप्लेसमेंट्स हैं इट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 15 से 20 लाख के करीब लग जाता है दोनों घुटनों का अगर आप इलाज कराएं। और दोनों घुटने अगर स्टेम सेल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 4 लाख रुपए हो जाएगा, उससे कम में हो ये जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, अमेजिंगली कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस हवाले से, तो आई मीन अवेयरनेस की बहुत बड़ी यहाँ जी। पे ये फुकदान है कि 75% कम है। कम है। एग्जैक्टली। यस, लेकिन Calculate भी कर ये दिया एक इट इज़ वन फैक्टर, द अदर फैक्टर इज़ कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका और फिर डाउन टाइम भी और नहीं डाउन है। टाइम कोई नहीं है। हमने कोई सर्जरी नहीं कर रहे, कोई उसको जो है ना बेहोशी नहीं दे रहे, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं उन सारी यस, चीज़ों एनेस्थीसिया के बिल्कुल, अपने anesthesia। साइड इफेक्ट्स होते हैं। कितना डाउन टाइम है वैसे इसमें? हम 10 डेज का रेस्ट बताते हैं। इट इज़ सही। नॉट बेड रेस्ट, कि वो अपने घर पे रहना, बहुत ज़्यादा वेट बेयरिंग नहीं करनी, Okay। ताकि सेल्स जो हैं वो अपना काम शुरू करते हैं, होमिंग कहते हैं उसको। तो उसके बाद फिर अपनी दे गो बैक टू सही। द। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि जिस तरह हम जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात कर रहे हैं, कार्टी सेल जो आप बता रहे हैं, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी अब आम होती जा रही है, ये भी क्या आप लोग करते हैं या जी। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा बिल्कुल। अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से? देखिए ये दैट इज़ माय स्पेशलिटी, इसको फंक्शनल मेडिसिन कहते हैं। सही। तो मैं मतलब आई बीन प्रैक्टिसिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ, 2010 से हम कर रहे हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैज़ बिन देयर, इट इज़ अमेजिंग, और फॉर बोथ मेन एंड और अब ये पुराना ट्रीटमेंट हो गया, राइट? मतलब इट इज़ नॉट लेटेस्ट, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, बहुत कम फिजिशियंस हैं जो कि फंक्शनल मेडिसिन जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज करने के लिए इट इज़ एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी। ओके। कौन करवाता है ये? हाँ, किसको कौन ज़रूरत होती है? करवाता है? देखिए मतलब मुख्तलिफ पोस्ट मेनोपॉजल वेमेन करा सकती हैं, ख़वातीन के अंदर वो इस्तेमाल हो सकता है, मर्दों के अंदर जिनके अंदर फर्टिलिटी इश्यूज हैं Okay। या उनको तो इस हवाले से ज़ाहिर है हम देख रहे होते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की तो जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनकी हम बात कर रहे होते हैं ना कि इनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है, जिस तरह ऑटोइम्यून डिजीज़ की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये वो बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स को हमेशा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। बट अब देखिए जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेडिसिन की फील्ड में, हम जिस तरह से जिद्दत देख रहे बिल्कुल। हैं, एडवांसमेंट हो रही है, तो उस हवाले से नई नई चीज़ों को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। बट येस, आपको एक्सपर्ट के पास जाना है, अपनी जो है कोई स्पेशलिस्ट है तो आप उसके पास जाएंगे, खुद से कहीं पर भी नहीं चले जाना। खैर हर जगह पर ये हो भी नहीं रही है थेरेपीज़, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी हेल्थ को आपने देखना है और उसके खुद रिसर्च अपनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो स्पेशलिस्ट आपको कहे वो आप फिर चीज़ें वो आपके follow लिए कर फॉलो लें। करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांझपन का इलाज हो जाता है रीजनरेटिव मेडिसिन में? जी जी बिल्कुल हो जाता है, मर्द खवातीन दोनों के लिए? जी दोनों का। तो नो मैटर क्या रीजन है? नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट मैटर्स। सो क्या क्या रीजंस हों तो बांझपन का इलाज रीजनरेटिव मेडिसिन में हो जाता है? देखिए एक बड़ा ह्यूज टॉपिक है ये। Okay। मेल और फीमेल को हम अलग कर रहे हैं। हमारे सेंटर में आईएम हॉस्पिटल में फीमेल्स के लिए हमारे पास एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। डॉक्टर साहिबा, वो डॉक्टर अमारा वो देख रही होती हैं, मेल्स को मैं देख रहा होता हूँ। Okay। मेल्स के अंदर बात कर लें, अगर उनको 0 काउंट है उनका, ठीक है। तो चांसेस कम है, फिर हम बायोप्सी करके देखते हैं कि वो सेल्स मौजूद हैं ठीक जिन्होंने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है। तो वो फिर अगर मौजूद हैं बायोप्सी के अंदर, सो देन रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक इस तरह फीमेल्स के अंदर अगर ओवेरियन रिजर्व मौजूद है ठीक है। लेकिन वो कम है तो उसको हम बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं एस्थेटिक्स वाले साइड पे भी। बाल आ जाते हैं वापस रीजनरेटिव मेडिसिन में, जो बाल गिर गए हैं मर्द और खवातीन दोनों में? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जो ये रिजनरेटिव मेडिसिन है, इसको पजीराई ज़्यादा इसलिए मिली है क्योंकि इसका रोल जो है एस्थेटिक्स के अंदर भी है कि बालों के लिए बहुत सारी अब हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। हम PRP PRF से शुरू करें, स्टेम सेल्स हैं, एक्सोसोम्स बहुत अमेजिंग है। इट्स फैक्ट्री ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हम लगा देते हैं बालों में फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। उसके बाद फिर स्टेम सेल्स हैं, फिर एक ख़ास टेक्नोलॉजी है जो कि FDA अप्रूव्ड है, वो हम बालों के स्टेम सेल्स हैं उनको अपनी लैब के अंदर ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं और उसके बाद दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं। Okay। तो आपके अपने बाल जो है नेचुरल वो वापस Regrowth हो जाएंगे। रीग्रोथ हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। और ये उसके बाद हो रहा है, ये भी हो रहा है? ये भी हो रहा है। और फिर ऑफ कोर्स स्किन के लिए, स्किन रिजुविनेशन के लिए जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, स्टेम सेल्स हैं,
लवीव एक अगेन इट्स एन FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट जो आप ही के फाइब्रोब्लास्ट लेके उनको हम ग्रो करके स्किन में लगा देंगे तो स्किन ऐसे बिहेव करना शुरू कर देगी जैसे कि वो 20s में थी या आपके टीन्स के अंदर ये क्या टर्म यूज किया आपने, लवी? थी लवीव लवीव। इट्स अ प्रोडक्ट लवीव इज अ प्रोडक्ट, जी। ये आप इंजेक्ट करते हैं। आपकी फाइब्रोब्लास्ट लेंगे, क्या लेंगे? फाइब्रोब्लास्ट एक खास सेल है Okay, हमारी cell बॉडी लेंगे, ठीक का है। हमारे जिसने कोलेजन और इलास्टिन बनाना है, ये आप है। लोगों को समझ आ Okay. जाएगा, ठीक है। वो हम लेके लैब में भेजेंगे जो कि ठीक है। उसका नंबर इनटू मिलियंस ले जाएगा Okay. एंड देन विल इंजेक्ट इट बैक इनटू योर स्किन, ठीक है। Okay. और वो स्किन फिर आपकी वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर देगी जैसे 20 साल की है, जैसे कि 20 साल की। तो ये जो हाँ वेरी इंटरेस्टिंग कितने टॉपिक। कितने पैसे लगते हैं इस पे? अच्छा चले हाँ 40 साल का बंदा 20 साल की स्किन कितने पैसों में हासिल कितने करता पैसों है? में करेगा? देखिए इट डिपेंड्स कि आप कितना एडवांस हो चुके हैं, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, विल हैव Okay. टू सी कि आप कितना है उसके अंदर। देखिए एजिंग के लिए अंदर स्किन अगर फेशियल एजिंग की बात करें तो दो वजह से एजिंग हो रही है, एक ग्रेविटी की वजह से आपके जो सैगिंग है और दूसरा वॉल्यूम लॉस है। ठीक है। हमने दोनों को ट्रीट करना है। अगर ये बहुत एडवांस हो चुके हैं तो फिर हमें कुछ किसी ना किसी चीज़ ये कंबाइन करना है। तो आप डॉक्टर साहब पैसे बताएं। ऑफ कोर्स केस टू केस वेरी करेगा, बट एवरेज एवरेज। आप ये बताएं आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हम डिसाइड नहीं, आप पहले पैसे बताएं। उनकी उसके स्किन बाद तो हम बहुत decide अच्छी है, करेंगे। देखिए तो मैं पूछूं आपसे। नो डाउट नो डाउट नो डाउट। देखिए ये इट डिपेंड्स कि आप कितना आपको सेल्स की मिकदार कितनी चाहिए। अच्छा, चलें, इट आप कैन रेंज फ्रॉम 10 मिलियन। एक विंडो बताएं। एक विंडो बताऊं? हाँ। देखिए इट कैन रेंज फ्रॉम 100,000 टू 500,000, ठीक है ना। ट्रीटमेंट मतलब पूरा ट्रीटमेंट की मैं बात कर ठीक रहा है। हूँ पाकिस्तानी रुपयों की। ठीक है, तो तो आ ये जाता जो हम देख रहे होते हैं कुछ सेलिब्रिटीज जिनकी बिल्कुल ऐसी स्किन है जो हमें देख के लगता है कि कोई इशू ही नहीं है उस स्किन में, फ्लॉलेस स्किन। बिल्कुल एग्जैक्टली फ्लॉलेस स्किन। और हमारी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिनकी हम वाकई देख रहे होते हैं और सब जी। वो अचीव करना चाहते हैं, तो क्या वो सब यही इन्हीं ट्रीटमेंट्स की तरफ मुख्तलिफ जाते हैं, हैं? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। Okay. जी, इट्स नॉट जस्ट वन ट्रीटमेंट। तो उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन करके उसमें कुछ लिफ्टिंग इफेक्ट भी हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास वी हैव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। बहुत कुछ हो रहा है भाई। डॉक्टर साहब को हम दोबारा बुलाएंगे और सिर्फ हम एस्थेटिक्स पे बात करेंगे उस दिन, डिफरेंट इश्यूज के साथ। जो स्किन के इश्यूज ट्रीट हो रहे हैं, रिजेनरेटिव मेडिसिन, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इस पर भी लोगों की अवेयरनेस आ सके कि वो जो लोग इतना वक्त लगा रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे होते हैं, एंड पे कहते हैं हो वो तो हमारे पे इफेक्टिव ही नहीं था, तो क्या वाकई ये उतना इफेक्टिव होता है? इस पर भी हमें बात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन आज हम इसे एक्सप्लोर करते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन किस तरीके से वो इलाज की तरफ जा रही है, बट वी एंडेड अप विद दिस एस्थेटिक वन, क्योंकि ज़रा उसकी तरफ इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। बिकॉज व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड एंड ऑपोजिट एज वेल। सो हमें बढ़ना है अब एक ब्रेक नहीं, इजाज़त की तरफ। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।